से पहला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उन्होंने क्या बोला, एटम इंडिविजिबल है। इन्होंने बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट क्या होते हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल मास, बट डिफरेंट एटम एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। उन्होंने बोला एटम कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में टू फॉर्म कंपाउंड, और केमिकल रिएक्शन में एटम रीअरेंज होंगे, उनको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को, और ऊपर वाली लाइन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन को, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करती है, जल्दी बोलो। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखवा दिया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। लेकिन आपके दो लॉ है ना, जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गै-लुसेक लॉ और अवोगाद्रोस लॉ, उनको एक्सप्लेन नहीं करता है। ड्रॉबैक क्या थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए डाल्टन, और एटम क्या है, डिविजिबल होता है, जबकि उन्होंने बोला इंडिविजिबल है। एटम पे वो चार्ज भी एक्वायर कर सकता है। फिर थॉमसन आए थे, उन्होंने तरबूज को देख के बोला तरबूज जैसा होता है, उसमें जैसे सीड्स है वैसे ही इलेक्ट्रॉन है एटम में, और जो उसका लाल पार्ट होता है वैसे इसका मास या पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने बताया था कि न्यूट्रल भी है, लेकिन इनका ड्रॉबैक यही था, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते, और दूसरी बात चार्ज और जो मास है और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की बजाय एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, न्यूक्लियस में। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2+। उन्होंने क्या किया, अल्फा गन से क्या किया, बॉम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल का, गोल्ड फॉइल पे पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो क्या है, स्टेट पास कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेकंड, इन्होंने देखा कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इससे इन्होंने आइडिया लगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल वॉल्यूम पे है। और फिर इन्होंने देखा ए वेरी फ्यू पार्टिकल, लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा है 180 डिग्री पे, तो इन्होंने आइडिया लगा वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो डेंसली कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, न्यूक्लियस में। तो ये इनके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन थे। फिर इन्होंने रिजल्ट निकाला, भाई न्यूक्लियस में के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड कौन लगा रहे हैं, प्लैनेट्स। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे के उनके बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम क्या है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में है सेंटर पे, और प्रोटॉन और न्यूक्लियन को एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फिर इसके बाद जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो वेरी स्मॉल होता है देन साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस की रेडियाई अगर 10 की पावर -15 मीटर है, तो एटम की कितनी, 10 की पावर -10, यानी रेडियाई ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और ये वाला फॉर्मूला जो है आप फिजिक्स में पढ़ते हो, R = R0 × A की पावर 1/3, A है आपका मास नंबर, R0 है 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कर सकते हो। पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज्यादा बीटा की, बीटा से ज्यादा गामा की। बीटा की 100 टाइम होती है अल्फा के, और गामा की होती है 1000 टाइम अल्फा के, ये एनसीईआरटी में लिखा है। ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड के, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या बोला, जो चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ में, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा, तो उसका सर्कुलर पाथ ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और एक टाइम पे वो आके न्यूक्लियस में धस जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को के बारे में भी कोई बात नहीं की। नेक्स्ट, ये फंडामेंटल पार्टिकल एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की जेम्स सेडविक। ये इनका चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कूलॉम, रिलेटिव चार्ज, ठीक, मास और एएमयू मास। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, सबको आता है। चार्ज बाई मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई मास। ये आता है 1.7588820 × 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। मुझे उम्मीद है एग्जाम में एज इट इज आएगा। फिर आपसे पूछा था फाइंड रेशियो ऑफ E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आपने आराम से फाइंड आउट कर लिया। इलेक्ट्रॉन बाई मास का रेशियो प्रोटॉन का 1/1, और अल्फा पार्टिकल का 2/4, कितना आ गया, 2:1। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसके बाद मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, m0 by 1 v/c का स्क्वायर। v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो v/c क्या होगा, बढ़ेगा, v/c का स्क्वायर बढ़ेगा, तो ये 1 - v/c का स्क्वायर घटेगा, इसका स्क्वायर रूट घटेगा, डेनोमिनेटर घटेगा, तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैथोड रे होते हैं, बस इतना याद रखो। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये डिस्कवरी जो हुई थी, ये लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे किए गए एक्सपेरिमेंट, ठीक। कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम साफ बोल सकते हैं कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगी।
दे आर इनविजिबल, इलेक्ट्रॉन विजिबल थोड़े हैं, उनको हम डिटेक्ट करते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज जो है कैथोड रे पे, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है इलेक्ट्रॉन। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैथोड रे पे डिपेंड, कैथोड रे की जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी इलेक्ट्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। और एनसीईआरटी में लिखा है आर ए मिलिकन ने क्या किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था बाई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ई बाई एम रेशो किसने कैलकुलेट किया, जे थॉमसन सर ने कैलकुलेट किया। ई बाई एम रेशो कैथोड रेज का यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमेशा फिक्स रहेगा। फिर डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, भाई ये उल्टा कर दो, कैनाल रेज को क्या करो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले आओ। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, गैस ली कैथोड रे ट्यूब में, उसको आयनाइज कर दो एक्सरे पास करके, वो आयनाइज हो जाएगी। कोई भी गैस आयनाइज होगी तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, अपोजिट टू कैथोड रेज। तो देखो चार्ज ऑन कैनाल रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, उसमें +1 है या +2 है। और चार्ज बाई मास रेशियो भी किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। और कैनाल रेज किसकी तरह बिहेव करती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, अनलाइक कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कैनाल रेज क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है विच इज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसका क्या है, मल्टीपल होगा, जैसे E +2E +3 इस टाइप से। द लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन विच इज नोन एज प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की, जेम्स चैडविक ने। कैसे भाई, ये थिन बेरिलियम प्लेट थी, इसके ऊपर बोmbardment किया किसका, अल्फा पार्टिकल का, न्यूट्रल पार्टिकल बाहर आए जिनका नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ रेडिएशन किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मास ऑफ पार्टिकल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। आज सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूट्रल एटम है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन एक इक्वल कर दो या इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर दो, एक ही बात है। और अगर कोई चार्ज एटम है तो उसमें भी Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन में करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, जैसा चार्ज है विद साइन पुट कर देना। ठीक है, टाइम पास की चीजें हैं। मास नंबर आपको पता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो मास नंबर कहते हैं। ठीक, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट की ऐसे होती है, कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट था फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। यार जो एटॉमिक नंबर होता ना वही तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है न्यूट्रल एटम में। और न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z कर देना, आ जाएगा। बाकी जो चार्ज वाले हैं, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, +1 चार्ज आ रहा है यानी उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, +2 चार्ज आ रहा है उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए। किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, -1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, -2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, -3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना तो आप किसी एटम में ऐड कर सकते हैं ना ही रिमूव कर सकते हैं। कोई भी एटम न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव चार्ज वाला है या नेगेटिव चार्ज वाला है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे। चेंज क्या होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। बोलो कोई डाउट है क्या, कर लोगे। फिर ये था X3 माइनस है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, बोल रहा है मास नंबर इसका 14 है, तो इनमें बताओ इलेक्ट्रॉन। भाई X3 माइनस कैसे बना हुआ, X ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो टोटल उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, यानी X के पास कितने थे, 7। तो X के पास 7 थे, न्यूट्रल है तो 7 ही प्रोटॉन रहे होंगे, और न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 14 माइनस 7। तो फिर यहाँ पे X2 प्लस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 5 रह गए। X माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो वही 7 रहेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। X2 में X की सारी चीजें डबल कर दो। X2 प्लस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेंगे जो X2 में है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 निकाल दो। X2 2 माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है जो X2 में है, और 2 माइनस आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब यहाँ पे इसका पूछ रहा था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कर दोगे, ये वाला क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें 18 16 एंड 16 है, बताओ भाई इसका सिंबल क्या होगा। प्रोटॉन 16 यानी 16 हो गया उसका एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन 16 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 32 हो गया उसका मास नंबर। तो 32 मास नंबर और 16 एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 2 ज्यादा है, तो इसको इतने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। असल में ये सल्फाइड आयन है। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज 31.7% मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट्स मास नंबर इज 81।
देन इट्स सिंबल इज। भाई सीधी सी बात है, क्या करोगे, लिख दो कि भाई यहां पे न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है, तो कितना हो गया, न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.317 प्रोटॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 81 है, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन की फॉर्म में रख दो, प्रोटॉन की वैल्यू आ जाएगी, यानी उसका एटॉमिक नंबर आ गया, और मास नंबर आपके पास पहले से ही था, सिंबल बता दो क्या है। इसके बाद ये बोल रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आधा कर दिया, प्रोटॉन का डबल कर दिया, न्यूट्रॉन का 3/4 कर दिया, तो बताओ नया मास में कितना चेंज आएगा। भाई सीधी सी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन का तो क्या है, नेग्लिजिबल होता है मास, उसको तो हटा दो, ठीक, इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन डबल किया है, तो 8 था पहले, 8 प्रोटॉन का, तो डबल हुआ तो कितना हो गया 16। अब न्यूट्रॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का भी लगभग 1 AMU मानते हैं, 3/4 कर दिया, तो 8 का 3/4 कितना हो जाएगा, 6 हो गया, टोटल कितना हो गया 22, 16 से बढ़ गया 22, कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज 6 डिवाइड बाई इनिशियल कितना था 16 मल्टीप्लाई बाय 100, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक, एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 13 7, कार्बन 12 13 14 है, ऑक्सीजन 16 17 18 है, ये एग्जांपल्स है। ठीक, हाइड्रोजन का जो ट्रिटियम आइसोटोप होता है ये रेडियो एक्टिव है और ये बीटा पार्टिकल एमिट करता है, ये हाइड्रोजन चैप्टर की एनसीईआरटी में लिखा है, नीट 2022 में शायद पूछा जा चुका है, लेकिन अब हाइड्रोजन चैप्टर हट चुका है, बट आपके ये फिजिक्स में काम आएगा, इसलिए मैंने येलो पेन से लिख दिया है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन देख लो, एटॉमिक नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, और न्यूट्रल है एटम तो प्रोटॉन भी सेम आएंगे, न्यूट्रॉन में डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, आइसोटोप्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली अगर बात करें, इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वैसे ही सेम एलिमेंट के एटम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट, क्योंकि उनका मास डिफरेंट है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा अलग होगा। आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक, कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 16, ऑक्सीजन 16, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40, इस टाइप से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। असर्शन रीजन लिखवा था, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल बिहेवियर, सही है। फिर बोल रहा है आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं आइसोटोप, तो असर्शन तो सही था, इसका रीजन गलत हो गया। स्टेटमेंट 1, आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, एनसीईआरटी की लाइन यहां पे लिख रखी है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, रॉन्ग हो गया। आइसोबार्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन तो अलग रहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उनको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और ऐसी सीरीज जिसमें लगातार सेम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। बस इतना ही आज आपको पढ़ना था। ये जो है आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, आइसोस्टर्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आप हटा सकते हो। बोर मॉडल से पहले क्या डेवलपमेंट हुए, 2 डेवलपमेंट थे जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया, ड्वेल बिहेवियर ऑफ लाइट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आज हमने ड्वेल बिहेवियर की बात की है। ड्वेल बिहेवियर यानी वेव नेचर, भाई लाइट क्या करती है, इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन शो करती है, ये वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, उसमें हम एक इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का ग्राफ पढ़ते हैं टेम्परेचर के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये आपके आगे आएगा। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी क्या है, ऐसी बॉडी जो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर दे और इमिट भी कर दे। ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ जब बनाएंगे किसी बॉडी की रेडिएशंस के लिए, उसमें क्या होगा, एज वेवलेंथ इंक्रीज इंटेंसिटी इंक्रीज, रीचेज एट मैक्सिमम वैल्यू, देन विद इंक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाओगे तो जो हायर टेम्परेचर का ग्राफ है उसका मैक्सिमा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ये 2 लाइन यहां भी लिखी है। एग्जामिनर आपसे ये भी कर सकता है, ये ग्राफ डायरेक्ट दिया, T1 T2 में रिलेशन पूछ लेगा, ऐसे ध्यान रखो जिसका मैक्सिमा ऊपर उसका टेम्परेचर ज्यादा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ ए वेव, ठीक, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, टाइम पीरियड, एक वेव कितना टाइम लेगी एक पॉइंट के थ्रू पास करने में, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन यूनिट टाइम, तो यहाँ पे c = λ/t या c = λ × न्यू कर सकते हो। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ
ट्रफ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला, मैक्सवेल सर ने बोला कि जब एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चलता है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अब इसमें क्या होता है, ये ग्राफ बना रखा आपको दिख रहा है साफ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है विद स्पीड ऑफ लाइट, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा बढ़ता है जबकि फ्रीक्वेंसी घटता है। सबसे कम लैम्डा होगा कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रीजन। यहां तक सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, सी जी एक्स यू वी। उसके बाद फिर ये तीनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। बस ऐसे ध्यान रखो, इतना ही ध्यान रखना है। अब जैसे एनसीईआरटी में एक आयरन बॉल को हीट करो, वो गर्म करते रहो करते रहो रेड हो जाएगी, और ज्यादा गर्म करोगे व्हाइट, और ज्यादा गर्म करोगे ब्लू हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा हीट करोगे टेम्परेचर के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। नेक्स्ट, प्लैंक क्वांटम थियरी। प्लैंक ने क्या बोला, बोलो भाई, एनर्जी या रेडिएशन जो है जब कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इमिट करती है, वो क्या होगी है भाई, वो कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड क्वांटा एंड इन केस ऑफ लाइट दीज क्वांटा आर कॉल्ड फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू h न्यू हो जाएगा। h प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.62 × 10 की पावर -34 है। डायमेंशन आपको निकालना सिखाया था, क्या आएगा h का, mL2t-1। एनर्जी ऑफ n फोटोन कितनी हो जाएगी, n × h न्यू। अगर मान लीजिए कोई सी एनर्जी का डिफरेंस ऐसे E है और उसमें दो स्टेप आप करते हो, तो E1 और E2, E इक्वल टू E1 प्लस E2, न्यू इक्वल टू न्यू1 प्लस न्यू2, और लैम्डा क्या होगा, 1/λ इक्वल टू 1/λ 1 प्लस λ2, 1/λ2। और यहाँ पे एनर्जी में अगर Hc की वैल्यू रख दोगे तो आपका SI यूनिट में 2 × 10 की पावर -25/λ मीटर में रख दो, जूल में आ जाएगा। और अगर आप लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखेंगे 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब किसी मेटल सरफेस पे हम एक फोटोन मारते हैं सफिशिएंट एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ फोटोन। ठीक, अब देखो, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, फोटो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, W0 इक्वल टू h न्यू नॉट हो जाएगा। अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसको h न्यू लिख दो, ये h न्यू नॉट, ये हाफ mv², हाफ mv² क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e v वेलोसिटी है। ठीक, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ मैंने आपको बनवाए थे, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिजिक्स में आपके काम आते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं है, पहले 4 क्वेश्चन तो। नेक्स्ट, इसके बाद 2.6 और 2.7 एनसीईआरटी में है, एग्जाम में आ सकते हैं। एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन पूछा है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो एक की होती है h न्यू, n से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी 1 मोल फोटोन की आ जाएगी। 100 वॉट बल्ब है, उसकी मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ दे रखी 400 नैनोमीटर, तो बोल रहा है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड कितने होंगे। तो क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी हो जाएगा n फोटोन की n × hc/λ, तो n/t क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। तो यहां से पावर की वैल्यू, h की वैल्यू, c की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, n/t यानी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक, सबसे पहले ये प्रॉब्लम सोल्व करी थी एनसीईआरटी की, तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें है ही नहीं कुछ। उसने लैम्डा दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है, तो लैम्डा से आपका एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी 1 मोल के लिए फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी आपका पर मोल है। तो यहाँ पे W इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये पर मोल आ गया, पर फोटोन निकाल लेना, पर फोटोन से फिर लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा, h इक्वल टू लैम्डा, इसको कर देना hc/λ0 के इक्वल W0 को। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन था ही नहीं कुछ, इसमें क्या है, न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी काइनेटिक एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू नोट आ जाएगा आंसर। और ये मैंने असर्शन रीजन करा था, बोला रेड लाइट अगर आप पोटेशियम पे मारेंगे तो
उससे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, लेकिन येलो लाइट से होता है। क्यों होता है येलो लाइट से? क्योंकि येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो असर्शन ठीक है। रीजन बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड अपॉन ब्राइटनेस ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है, कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे उसकी बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट, बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, कार्बन 5 प्लस, सोडियम 10 प्लस, इस टाइप से। पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स में चक्कर लगा रहे हैं, जिनको ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड स्टेट्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? फिक्स है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। और ये सर्कुलर पाथ में, फिक्स पाथ में चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या है? बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट रहेंगे? जिनका, जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का, जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जिस ऑर्बिट में h/2 का कंप्लीट मल्टीपल होगा। तो mvr = nh/2 n = 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन कराए थे भाई कौन से में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, कौन से में नहीं होगा। सबको एक काम करना, h/2 के फॉर्म में लाना, जहां पे h/2 का मल्टीपल n = 1 2 3 ऐसे आए, नेचुरल नंबर आए, तो उसमें पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम फॉर हाइड्रोजन कितना है? x। एंगुलर मोमेंटम फॉर हीलियम प्लस, दोनों का n = 2 है, तो n = 2 इस फॉर्मूले में n = 2 पुट करोगे, दोनों का सेम ही आएगा। n पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों का x आ जाएगा। फिर दूसरे में हीलियम का सेकंड के लिए x दे रखा है, लिथियम का फोर्थ के लिए पूछ रखा है, तो ये हो गया 2h/2 = x। h/π की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्या है? 4 × h/2, तो यहाँ पे h/π की वैल्यू x रख देना, कर लोगे। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट गोज, भाई इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हायर एनर्जी लेवल में जाएगा लोअर से, और रिलीज करेगा तो लोअर में आएगा हायर से। और एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटोन, एब्जॉर्ब और इमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक, और एक बार में एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, भले ही वो मल्टीपल स्टेप में जाए तो डिफरेंट डिफरेंट फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। रिलीज करते टाइम भी एक स्टेप में एक फोटोन इमिट करेगा। ठीक, ग्राउंड स्टेट n = 1 होता है, एक्साइटेड स्टेट n = 2 3 4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? n = 2, सेकंड का 3, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट n = 4। यहाँ पे n = 1 2 3 4 बोल दो, या इनको KLMN बोल दो। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। यहां से हमने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया है, डेरिवेशन सीख लो भाई। यहाँ पे kz² r² = mv² हो जाएगा। ठीक, और mvr = nh/2, इनको दोनों को यूज करते हुए डेरिवेशन आ जाएगा। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये आपके काम के हैं, ये आपका काम का है। r = 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में, या r = 52.9 n²/z पिकोमीटर में। ये डायमीटर, रेडियस से डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद ये क्वेश्चंस कराइए। क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रिवाइज कराऊं क्या? नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही वेलोसिटी डिराइव की हमने, वेलोसिटी का आया है 2. ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला याद करना, 2.18 × 10⁶ Z/n। ठीक, ये असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में मैंने ये सिखाया था, अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, n अगर बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स घट गया, तो सेंट्रीफ्यूगल भी घट जाएगा। सर्कुलर मोशन है ना, इसलिए। तो इसलिए ये क्या है? एटॉमिक नंबर अच्छा ये था, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है, तो रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ऊपर वाले में देखो, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बढ़ेगी। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यानी z बढ़ेगा, z बढ़ेगा यानी न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये रीजन में भी यही लिख रखा है, तो ये इसको एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट, एनर्जी का फॉर्मूला। ये एनर्जी का डेरिवेशन किया हमने, पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। आपकी टोटल एनर्जी काम आएगी हमेशा, वो होती है -2.18 × 10⁻18 Z²/n²। तो यहाँ पे इसको RH लिखता है एनसीईआरटी, तो RH की वैल्यू ये होगी, ध्यान रखना, जूल में। ठीक, ये पूछ सकता है डायरेक्ट एग्जामिनर, इसको रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। फिर ये फॉर्मूला जो पीछे आपने पढ़ा है अभी, ये वाला फॉर्मूला, उससे मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दिया, -13.6 Z²/n²। और ये किलो जूल और किलो कैलोरी में देखना चाहो देख लो, लेकिन ये दो फॉर्मूले एज इट इज याद करना। ठीक, नेक्स्ट, ये भाई काइनेटिक एनर्जी R बढ़ने पे घटेगी
और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे ये बता भी रखा है, यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ली इस फॉर्मूले से, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, तो ये टोटल एनर्जी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 सबके लिए फाइंड आउट कर ली। ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और n इक्वल टू इनफाइनाइट पे जीरो हो गई, यानी मैक्सिमम हो गई, नेगेटिव से जीरो मैक्सिमम हो गई। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घट रही है। ठीक कर लोगे भाई? टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 और टोटल एनर्जी होता है इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चंस किए थे आज हमने, ये तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनर्जी कैलकुलेट करनी है हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिट में और साथ में रेडियस। फॉर्मूला आता है यार, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें ना nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी दे दी, टोटल एनर्जी पूछ रहा है क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। n यहाँ पे क्या पूछ रहा है, n, तो ये एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ, उसमें n फाइंड आउट कर लो और फिर रेडियस फाइंड आउट कर दो n से। ठीक, इजी क्वेश्चन थे ये। इलेक्ट्रॉन की सेकंड ऑर्बिट के में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इतनी दे रखी है, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। भाई सीधा सा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है, तो सेकंड ऑर्बिट की हाइड्रोजन के लिए डिवाइड बाय फोर्थ ऑर्बिट की हाइड्रोजन के लिए, तो ये z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ऐसे करते चलो, चाहे सेम देखे चाहे डिफरेंट, ये सबसे आसान मेथड है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन सारे सिमिलर इसी पैटर्न पे है। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप एटम से बाहर लेके आ रहे हो, ये n इक्वल टू 1 से बाहर लेके आए, तो क्या होगा, 1 से इनफाइनाइट पे लेके गए ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू इनफाइनाइट एनर्जी एट इनफाइनाइट माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस E1, तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस E1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कराया था, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की दर की 13.6, तो फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। तो आप एक काम करो, यहां से आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव ऑफ E1 है, तो ये हो जाएगा 13.6, E1 आ जाएगी यहां से माइनस 13.6, तो इससे आपने E1 फॉर हीलियम प्लस निकाल दिया, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ E1 हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, कोई भी एक्साइटेड स्टेट पार्टिकुलर, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सबके लिए डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, जब हम किसी लाइट को प्रिज्म पे मारेंगे तो क्या कर देगा, उसको डिस्पर्स कर देता है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक, मतलब जो भी पैटर्न बनता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, इसमें बार बार ये बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ की लाइट या सिंगल कलर की लाइट। ठीक, विबग्योर में आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हो, लैम्डा बढ़ेगा, तो यहां पे जो बेंड हो रही है लाइट प्रिज्म से जाके, तो उसका बेंड एंगल या यूं बोल दो उसका डेविएशन घटेगा। एज लैम्डा इंक्रीज डेविएशन डिक्रीज। सिर्फ ये बात याद रखो, बाकी इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसमें पूछ रहा है सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा करेगा, वॉयलेट, सबसे कम रेड। ऑर्डर पूछ ले, ऑर्डर भी बता दोगे ना। ठीक, फिर ये असर्शन रीजन करा था, ये इसी से हो जाएगा। ठीक, कर लोगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम इट इज फॉर्म्ड बाय, बोलो, रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या बनेगा, ये इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक, लाइंस नजर आ रही है आपको। इसमें क्या देखो, लैम्डा जब बढ़ रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो रही है, डाइवर्ज। और अगर ऐसे लिखना चाहो, लैम्डा डिक्रीज तो स्पेक्ट्रल लाइंस कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होने लग जाएंगी, पास पास होने लग जाएगी। तो ये स्टेटमेंट्स एग्जामिनर चाहे तो यूज कर सकता है, और जब यूज करेगा ना बच्चे इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। आप तो सीधा देखो, लैम्डा बढ़ा, लाइन दूर दूर, डाइवर्ज, लाइन दूर दूर। ठीक, लैम्डा घटा, लाइन पास पास। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कंप्लीट अपोजिट ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। जहां पे उसमें लाइट थी यहां पे डार्क, जहां पे उसमें डार्क था इसमें लाइट आ जाएगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें सारे वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है। कंटिन्यूस का एग्जांपल विबग्योर हो गया, रेनबो है, और डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस ही तो बीच में जहां पे डार्क आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय एक्साइटेड एटम या एनर्जेटिक एटम बोल दो। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो बनता है, सभी एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूनिक होता है, सबका डिफरेंट होता है, लाइक आर फिंगरप्रिंट्स। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। ठीक, और इसको किसके लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एंड नोन एज, ये भी लिखोगे क्या, एंड नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट अब स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन एक्साइटेशन एनर्जी। और स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी,
उसमें लाइन स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, सिमिलर बनेगा। सिमिलर वर्ड ध्यान रखना, सेम नहीं बनता कभी किसी का। तुम लोगों के किसी के भी फिंगरप्रिंट सेम हो सकते हैं क्या भाई? आपके और आपके भाई बहन जो है उनके फिंगरप्रिंट सिमिलर हो सकते हैं, सेम तो उनके साथ भी नहीं है ना। तो इसलिए यहां पे लिखा गया है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सिमिलर सा स्पेक्ट्रम बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रम सिमिलर टू हाइड्रोजन? बताओ कौन? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, H प्लस में 0, हीलियम में 1, हीलियम में 2, लिथियम 2 प्लस में 1। तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय एक्साइटेड मॉलिक्यूल, तो इसमें एटम की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा और इसमें क्या बनते हैं, बैंड्स बनते हैं। ये कहलाता है आपका बैंड स्पेक्ट्रम। बोलो कोई डाउट है क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब हम एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को किसके सामने रखते हैं, प्रिज्म के सामने, तो वो एक वो बनाएगा, पैटर्न बनाएगा जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम बनता है इसका। अब यहाँ पे एन इनिशियल और एन फाइनल लिख दिया तो डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला बन गया डेल्टा ई इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन आई, एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला जो बना, इसमें अगर डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा ना, इसका मतलब क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और उस केस में एन फाइनल एन इनिशियल से बड़ा रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से और लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा। और डेल्टा ई नेगेटिव आएगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज कब होगी, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा। यानी एन फाइनल विल बी लेस देन एन इनिशियल। इनिशियली हायर लेवल में था, फाइनली लोअर लेवल में आया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद यहां पे डेल्टा ई का ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आर एच 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पुट कर सकते हैं। फिर डेल्टा इक्वल एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी अगर आपसे इसमें आगे पीछे हो जाए, एन इनिशियल एन फाइनल, घबराना नहीं है। क्या करना, डेल्टा ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको जब एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा के सामने पुट करेंगे, उसको ओनली मैग्नीट्यूड पुट कर दो, साइन पुट मत करो। ठीक, और ये डेल्टा ई का आप ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी निकाल सकते हो। फिर आप डेल्टा ई जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा उसको 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कराया था, इसमें लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी पूछा फोटोन का, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में आएगा। तो सीधा सा है भाई, इसमें एनर्जी आ जाएगी। ये नेगेटिव आई, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट हुई है, यानी फोटोन इमिट हुआ है। तो इसकी वैल्यू लेना, वैल्यू को एच न्यू के सामने पुट करना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एच सी अपॉन लैम्डा के सामने पुट करोगे, लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या किया था, ये फिर ये क्या किया हमने, हाँ, डेल्टा ई इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला आपका है इसमें इसको एच न्यू को इक्वल कर दो। न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। तो डेल्टा ई को एच से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका न्यू विच इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। हर्ट्ज में आएगा या सेकंड इनवर्स में बोल सकते हो। अब ये न्यू बार होता है 1 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा होता है सी अपॉन न्यू, तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा न्यू अपॉन सी। तो अब ये जो न्यू की वैल्यू आ रही है इसको सी से डिवाइड कर दो, ये न्यू लैम्डा, ये न्यू बार यानी 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। कर लोगे 1.0977 इंटू 10 की पावर 7। ये आपका क्या है, आर एच है, रिडबर्ग कांस्टेंट। आर एच की वैल्यू ये मीटर यूनिवर्स में, ये सेंटीमीटर यूनिवर्स में। लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, मोस्टली अपना एंगस्ट्रॉम में आना है, एंगस्ट्रॉम से इजीली हो जाएगा मीटर यूनिवर्स या उसमें। तो आप आर एच को 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम या इसको 1 अपॉन आर एच को 912 एंगस्ट्रॉम पुट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब भी कोई लाइन, कोई भी स्पेक्ट्रल, जब भी आपका फोटोन n इक्वल टू 1 में आएगा, हमेशा लाइमन सीरीज बनेगी n इक्वल टू 2 में, बामर सीरीज n इक्वल टू 3 में, पास्टन n इक्वल टू 4 में, ब्रैकेट n इक्वल टू 5 में, पी फंड सीरीज बनेगी। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में आती है, बामर विजिबल में, पास्टन ब्रैकेट पी फंड तीनों इंफ्रारेड रीजन में आएगी। पहली लाइन जिस भी सीरीज की होगी उसमें एनर्जी गैप मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम। और जो लास्ट लाइन होती है जब इनफाइनाइट से आएगा, तो लास्ट लाइन की एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद मैंने आपको रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखाया था, ये ई का फॉर्मूला है। इसमें हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, तो ई n2 माइनस n1 कर दिया। आप बोलेंगे सर आप तो फाइनल माइनस इनिशियल करना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम रिडबर्ग कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, न्यू और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, न्यू बार और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो यहां से फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ये जो है ये कांस्टेंट बन जाएगा आर एच।
तो इसको लिख दो न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये आर एच है आपका, अगर एग्जामिनर कभी पूछना चाहे तो। ठीक, आर एच की वैल्यू ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर अगेन लिखी हुई है। न्यू अगर निकालना है, आपके पास लैम्डा आ गया, उसको सी से मल्टीप्लाई 1 अपॉन लैम्डा है, सी से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चंस किए हैं लैम्डा मैक्सिमम लाइमन सीरीज के लिए। मैक्सिमम कब होगा लैम्डा? जब ई मिनिमम होगा। कब? 2 से जब 1 में आएगा। तो इसको 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेना इस फॉर्मूले में, n1 को 1 पुट करके n2 को 2 पुट करके आ जाएगा यहां से। ऐसे ही लैम्डा मिनिमम बामर सीरीज के लिए, ये न्यू मैक्सिमम न्यू मिनिमम लाइमन और बामर सीरीज के लिए। न्यू मैक्सिमम में कुछ भी नहीं है, एनर्जी मैक्सिमम यानी लैम्डा मिनिमम, तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम फाइंड आउट करना पहले। 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम फाइंड आउट करने के बाद जो आपका ना लैम्डा मिनिमम है उसको सी से लैम्डा मिनिमम को सी को लैम्डा मिनिमम से डिवाइड कर देना, या 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम को सी से मल्टीप्लाई कर देना। न्यू मिनिमम का सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, या न्यू मैक्सिमम का जो पीछे आपने पढ़ा है 3.29 इंटू 10 की पावर 15 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम, ये मैंने आपको लिखना सिखा कि आप इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम डिवाइड बाई 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि ये हम लिखते हैं ना x अपॉन y, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन y 1 अपॉन x, एक ही तो बात है। ये लिखना सिखाया मैंने आपको। बोलो कोई डाउट नहीं है ना? बस ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कोई लैम्डा मैक्सिमम उल्टे सीधे रेशियो करा दिए, फिर ये क्वेश्चन और भी सोल्व किए। ये रीनीट 2024 का क्वेश्चन है, बामर सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन उसमें लोवेस्ट एनर्जी बोल रहा है, इस पे आएगी 5i36 RH सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो आपने 1 अपॉन लैम्डा कैलकुलेट किया, बिल्कुल सही आया। लैम्डा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए लोवेस्ट एनर्जी के लिए, तो लैम्डा मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर लिया बामर सीरीज का, सेम नंबर पे आ रहा है। फिर बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस मैक्सिमा ऑफ कर्व शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के ग्राफ में, ये भी पहले मैं बता चुका हूं आपको। बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चन किए कौन से ट्रांजिशन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा, या मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा, या एब्जॉर्ब होगा, या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिनिमम होगी। तो एक बात का ध्यान रखो हमेशा, पहले तो ये देखो कि एब्जॉर्ब पूछा है या इमिट पूछा है, और जब एब्जॉर्ब और इमिट करोगे तो अगर मान लीजिए एब्जॉर्ब का पूछा है, इमिट वाले सारे ऑप्शन हटा दो, फिर उसमें जब भी एनर्जी का गैप मैक्सिमम आएगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, या इसका उल्टा बोल दो, जहां एनर्जी मिनिमम वहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम। कर लोगे ऐसे? एक ये क्वेश्चन किया था आपने नीट का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा इक्वल होगा वेवलेंथ, जो हीलियम प्लस में n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 आता है। लैम्डा हाइड्रोजन का लैम्डा हीलियम का इक्वल, तो इनका 1 अपॉन लैम्डा भी इक्वल। 1 अपॉन लैम्डा के लिए जो फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा वो लगा दो, कंपेयर कर लो, n1 1 आएगा, n2 2 आएगा, आंसर 4 आ जाएगा। नीट का क्वेश्चन है। फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इलेक्ट्रॉन n2 हायर एनर्जी लेवल से n1 लोअर में आएगा, तो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने का। अगर NH से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है n इंटू n माइनस 1/2, यहाँ पे मैंने n1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, n2 n पुट कर दिया। फिर इसके बाद नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन स्पेशल रीजन में n2 माइनस n1, ये फॉर्मूले है, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, कोचिंग वाले पूछते रहते हैं, इसको चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्या है? सबसे पहला, ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, इन्होंने MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तीसरा क्या था? है भाई डबलेट क्यों बनता है, 2 क्लोजली स्पेस लाइन क्यों आती है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सके। चौथा क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जीमन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्प्लिटिंग जो होती है उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। पांचवा क्या था? है एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं ये नहीं बताया। और ही कुडंट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ओनली पार्टिकल नेचर की बात करी। और इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जबकि ऐसा नहीं है। हाइजेनबर्ग ने बोला कि वो फिक्स पाथ में चक्कर नहीं लगा रहे, उसकी ट्रेजेक्टरी हम दिशा फिक्स नहीं बोल सकते हैं। ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक, आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहला डी ब्रोगली भाई साहब ने, डी ब्रोगली सर ने क्या कहा कि जैसे लाइट का ड्वेल बिहेवियर होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी ड्वेल बिहेवियर होता है, यानी पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, h इज प्लैंक कांस्टेंट, p इज मोमेंटम।
लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, दिस इज सिग्निफिकेंटली एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, बट इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, गोल्फ बॉल, बेसबॉल, ट्रेन, हवाई जहाज, गाड़ी, आदमी, घोड़ा, इन सब के लिए है ना, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इनके लिए इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आएगी, नेग्लिजिबल वैल्यू आती है। ठीक, इसके बाद अगर काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है तो उस केस में हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, यहां से हम लिख सकते हैं मोमेंटम जो आता है दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m इंटू के ई होता है। तो आप लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी या एच अपॉन अंडर द रूट 2m के ई पुट कर सकते हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, उसको पोटेंशियल q से v से आपने मूव कराया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? q इंटू वी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर दो, तो ये फॉर्मूले बन गए आपके सारे, ये आ गए एक साथ। ये का लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर द रूट 2m इंटू q इंटू वी हो जाएगा। और ये आपके फिजिक्स में काम आ जाते हैं, चार्ज और पोटेंशियल जब गिवन हो। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करना है, सीधा याद कर लो अंडर द रूट 150 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए 0.26 अपॉन अंडर द रूट वी, और अल्फा पार्टिकल के लिए 0.2101 अंडर द रूट वी। ठीक कर लोगे? एक क्वेश्चन करा था, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन का जिसका 1.5 वोल्ट से मूव कराया गया, 150 बाई 1.5 अंडर द रूट 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया? देखो 10 की पावर -34 में आ रहा है मीटर में, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गया ना, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे फॉर्मूला अप्लाई तो आप कर सकते हो बट नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, सो इट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी, कैलकुलेट वेवलेंथ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? h अपॉन अंडर द रूट 2m इंटू के ई। अब इसमें क्या मास ऑफ फोटोन दे रखा है, पूछा है, वेवलेंथ दे रखा है, अब क्या लिखोगे? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। मास फाइंड आउट करना है, मास इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इंटू v। लैम्डा दे रखा है, v कितना लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 है ना, SI यूनिट में रख देना, सारे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ उनका मोमेंटम सेम है। अरे मोमेंटम सेम होगा तो उनका लैम्डा भी सेम हो जाएगा। अब बोल रहा है वेलोसिटी सेम है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv होता है, h कांस्टेंट, v सेम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा करोगे, अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन का, तो 4:1 आ जाएगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, h अपॉन अंडर द रूट 2m इंटू के ई। ये दोनों जगह लिखा, प्रोटॉन का लिख लिया, अल्फा पार्टिकल का लिख लिया, h m और के ई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? नीचे ये रूट 4 बचा, ये ऊपर जाएगा, 2:1 आ जाएगा। फिर मूव विद सेम पोटेंशियल, यानी v सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे लैम्डा प्रोटॉन के लिए, लैम्डा अल्फा पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पे m e और v कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 भी कैंसिल हो गया, h भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? नीचे रूट में 4 और 2 बच गया, तो रूट 8 ऊपर चला जाएगा, 2√2:1 आ गया। नेक्स्ट, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड बोर मॉडल, इससे हमने सीखा कि nth ऑर्बिट में कितनी वेव बनेगी? n वेव्स बनेगी। ठीक, तो n वेव अगर बनेगी, उनका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? n लैम्डा, और n लैम्डा nth ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस हो गया एक टाइप से, यानी 2 पाई r हो गया, तो 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा पुट कर दिया h अपॉन mv, mv को इधर ले आओ, 2 पाई को इधर ले आओ, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। बोर सर जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो डी ब्रोगली ने कर दिया। ठीक, और नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड इन ऑर्बिट इक्वल टू n होता है, मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनका क्या कहना था? भाई हम किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये क्या करता है? ये एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी जो बात की गई थी इलेक्ट्रॉन की, उसको नेग्लेक्ट करता है। तो इनके अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम शुड बी, इसका प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी की जगह आप m इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो, तो यहां से आप लिख दो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m। ठीक, ये भी एप्लीकेबल है, सिग्निफिकेंटली एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक के लिए, इनसिग्निफिकेंट है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। डेल्टा x 0 हो गया, डेल्टा p इनफाइनाइट, डेल्टा x इनफाइनाइट होगा तो डेल्टा p 0, डेल्टा v 0, डेल्टा p भी 0, सारे करेक्ट है। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो नीट में भी आया था। भाई फोटोन का दे रखा है, फोटोन माइक्रोस्कोप यूज किया गया इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए, जो 0.1 एंगस्ट्रॉम में आई, यानी डेल्टा x हो गया इसका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सॉरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और पूछी किसमें है? वेलोसिटी में। तो आप क्या कर दोगे? डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा x, डेल्टा x आपका
0.1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10 की पावर माइनस 11 मीटर। बाकी h की वैल्यू 4 और पाई की और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन, गोल्फ बॉल का मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है और ये बोल रखा है कि इसकी स्पीड जो मेजर की गई है विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो ये जो स्पीड है ना, इसका 2% ले लो, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स बताना है, h/4πm इंटू डेल्टा वी, ये कैलकुलेट कर दोगे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। भाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी है, डेल्टा एक्स को m डेल्टा वी पुट कर दो, m डेल्टा वी इंटू m डेल्टा वी इक्वल टू h/4π, डेल्टा वी का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ डेल्टा वी आ जाएगा 1/2m इंटू √h/π। Find uncertainty in position of an electron moving with speed 3 into 10 की पावर में 4 मीटर पर सेकंड, which is accurate up to 0.001%। तो v दे रखा है, डेल्टा v कैसे आ जाएगा, v का 0.001%, तो कितना आ गया 0.3 मीटर पर सेकंड। डेल्टा x कैलकुलेट करना है, h/4πm इंटू डेल्टा v, कर दोगे कैलकुलेट। सबसे पहले आज हमने पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो क्या कहती है, इसमें यहां पे ये इक्वेशन है, h क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और साई किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को या ऑर्बिटल वेव फंक्शन को, जो हमें एटम में इलेक्ट्रॉन्स के क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट्स बताएगा। और ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। ई क्या बताता है, टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और पोटेंशियल एनर्जी, एक तो अट्रैक्टिव होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सिव, उसका सम क्या कहलाता है, टोटल एनर्जी। ठीक, अब जब इस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है तो इससे हमें मिलते हैं एक तो एनर्जी लेवल्स यानी ऑर्बिट्स, वो n = 1 2 3 4। इसके अलावा हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन या ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिनको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स। बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट, इसके बाद मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, और किसी अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कोई है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। और हाइजेनबर्ग ने क्या कहा है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब एक काम करो, वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाओ, साई स्क्वायर के, है ना, साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी। और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करा था, वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, बिल्कुल सही बात है, ये इसके इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स को ही बताता है साई। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू वेव फंक्शन। प्रोपोर्शनल नहीं है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोलो कोई डाउट नहीं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। 4 क्वांटम नंबर्स है, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोर्ड ने दिया था, ये हमें साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिट बताएगा। इसमें आपको बताइए हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस, एनर्जी और मोमेंटम पहले सीख चुके हो। नया क्या सीखा आपने आज, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल इन nth ऑर्बिट कितनी है, n, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth ऑर्बिट n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 2n स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है, सब सेल या सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और वैल्यू ऑफ L क्या होती है, 0 से लेके n-1 तक होती है। तो L = 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता ना, L 0 S सब सेल, 1 P और 2 D 3 F 4 G 5 H एंड सो ऑन, ऐसे होता है। कर लोगे या नहीं कर लोगे। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर द रूट L × L+1 × H/2π, और H/2π को H बार भी लिख देते हैं, पुराना मेथड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल क्या होता है, 12+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल 2 × 12+1 यानी 4l+2 भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन किया था एक, ठीक, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन जब सब सेल में पूछे तब 4l+2 बताएंगे, अगर nth ऑर्बिट में पूछे तब 2n² बताएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आएगा, ये मैंने आपको बताया, इस सब सेल L की वैल्यूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है 12+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 12+1, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L × L+1 अंडर द रूट × H/2π। तो यहाँ पे S के लिए 0 पुट किया, 0 आ गया। P सब सेल के लिए L की वैल्यू 1 पुट की, कितना आया, H/2π, और D सब सेल के लिए L2 पुट करो, √3/2 × H/π, और F सब सेल के लिए √3 H/π, ऐसे कर लोगे।
नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, इसकी वैल्यू -L से +L तक होती है। S सब सेल के लिए L0 M0, P सब सेल के लिए L1, M की 3 वैल्यू हो जाएगी -1 0 +1, और D सब सेल के लिए L2, इसके लिए M की वैल्यू -2 से +2 तक 5 आ जाएगी, और L3 के लिए ये -3 से +3 7 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये मैंने फिर वही बता रखे है, L की वैल्यू और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये पहले भी कर दिया आपने। फिर स्पिन क्वांटम नंबर, भाई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। और जो S की 2 वैल्यू होती है ना, +½ और -½ तो इनका मतलब ये नहीं कि +½ मींस क्लॉकवाइज और -½ मींस एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कभी भी नहीं बोलना। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उनकी स्पिन अपोजिट होगी। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, √S × S+1 h/2π। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं nth ऑर्बिट में, 2n², जिनमें से n² तो +½ स्पिन के होंगे और n² -½ ऐसे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल 2 × 2l+1, तो 2l+1 की +½ होगी, 2l+1 की -½ होगी। ये 2 क्वेश्चन करा रखे इसी वे। नेक्स्ट, इसके बाद ये ऐसे ही बताता, रिपीट करा था जो अभी पढ़ा, तो रिवीजन में भी क्या रिवीजन कराऊंगा। नेक्स्ट, अब फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना ऑर्बिटल का। तो ऑर्बिटल कोई भी देखा, 5s 6s 7s है तो s का ऑर्बिटल ना, तो उसका हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस फॉर्मूले से L × L+1 √h/2π से 4d दे दे, 5d 6d कुछ भी दे दे, d की वैल्यू, d में L की वैल्यू 2 पुट करो, 2p दे रखा है, L की वैल्यू 1 पुट करो, है ना। और इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिट, तो ये nvr = nh/2π आएगा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पे ना साई NLM ऐसे भी लिख देते कई बार, ठीक कर लोगे ये। नेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चंस थे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। भाई ध्यान रखो, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और इंटीजर में जाएगी 1 2 3 4 5, और L की वैल्यू हमेशा 0 से लेके n-1 तक आएगी, इंटीजर होती है। M की वैल्यू -L से लेके +L तक इंटीजर होती है, और S की वैल्यू +½ -½ इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो वो रॉन्ग है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो भाई आपको अब ऑर्बिटल्स लिख के दे दिए, तो आप n और L की वैल्यू लिख के देख लो, वो आपको करना ही आता है। L should be 0 to n-1, इसके अलावा कुछ आ रहा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n = 4 में, तो n² हो गए, n = 5 L = 2, ये 5d सब सेल है तो 5 ही ऑर्बिटल होते हैं d सब सेल में, n = 4 L = 1 M = 0, यानी एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। n की वैल्यू 3, m की वैल्यू -1, तो n = 3 में तो 3 सब सेल होगी ना, और इन 3 सब सेल में 3s 3p 3d, तो यहाँ पे आपने देखा 3s में तो m की वैल्यू -1 आ ही नहीं सकती, 3p में m की वैल्यू -1 एक बार आएगी, और 3d में भी एक बार आएगी, तो 2 ऑर्बिटल हो गए जिसका n = 3 और m = -1 है। सिमिलरली एक क्वेश्चन था, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग, n = 5 तो 2n² हो गए 50, n = 6 L = 1, 6p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, n = 4 L = 4 0 और m = 0, 4s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है, m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। n = 5 L = 2 m = -1, तो एक ऑर्बिटल हो गया 5th सेल में d सब सेल का, तो s कितना +½ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब n = 6 L = 3 s = -½ 6f हो गया। ये 6f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 14, कितने की s = -½ होगी 7 की, आधों की, n = 4 s = +½ ये पहले भी करवा चुका हूं। इसमें कितना हो जाएगा टोटल 32 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 16 की +½ 16 की -½ आंसर 16। ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट विच कैन लोकेट विच रिक्वायर्ड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कितने होते हैं 3, कौन कौन, n l m, s की कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेट करने के लिए, और ये n + L = 5 है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल, देखो n + L 5 कब हो सकता है, 5 + 0 4 + 1 3 + 2, क्या 2 + 3 नहीं कर सकते ना, क्योंकि n छोटा नहीं हो सकता L से। ठीक, ये कर लोगे नहीं कर लोगे, तो 5s 4p 3d, ये 3 सब सेल, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3, इसमें 5, 9 ऑर्बिटल, और इनमें इलेक्ट्रॉन 9 ऑर्बिटल में 18 आ जाएगा। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, s का स्फेरिकल और p का डम्बल और d का डबल डम्बल। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो आप शेप बता रहे हो ना, जो बाउंड्री बना रहे हो ऑर्बिटल की, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अबाउट 90%। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखा है। और p ऑर्बिटल है या d ऑर्बिटल है, भाई सेम सब सेल में सारे ऑर्बिटल इनके क्या होगी, p के तीनों ऑर्बिटल क्या हो गए, एनर्जी और शेप सेम होगा बट ओरिएंटेशन डिफरेंट, ये x डायरेक्शन में, ये y में, ये z में।
ठीक, ऐसे ही डी के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, सो दे आर कॉल्ड 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे ये जो 4 डी ऑर्बिटल्स है, इनका क्या है, शेप सिमिलर है, चारों क्या है, डबल डम्बल है, लेकिन dz स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये तो 2D, ये तो प्लेनर आएंगे, लेकिन ये 3D में आता है। 3D में क्यों, z एक्सिस के लोग भी है और इसका इलेक्ट्रॉन का रिंग xy प्लेन में भी है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कराया था, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये आसान सा क्वेश्चन था भाई। 3D ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है, वो बोल रहे हैं 3 dxy dyz dxz, बोला ये इनके शेप सिमिलर है, जबकि dx2 y2 dz2 का सिमिलर नहीं, ये पहले चारों का सिमिलर है, पांचवें का dz2 का अलग होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। इनकी एनर्जी और साइज n बढ़ने के साथ बढ़ेगा, ठीक, लेकिन शेप्स हमेशा सबका सिमिलर रहेगा, यानी डबल डम्बल उसी टाइप के बनाएंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है dxy ऑर्बिटल में, बिटवीन x एंड y एक्सिस एट 45 डिग्री, नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नोड और नोडल प्लेन, भाई साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू 1 वहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, जहां साई स्क्वायर 0 हो जाएगा वहां पे प्रोबेबिलिटी 0, तो यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए उसको क्या कहते हैं, नोड। और नोडल प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड क्या होता है, ये नोडल सरफेस होता है, ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1 और एंगुलर नोड l, टोटल नोड, नींद आ रही है दोस्त। नेक्स्ट, इसके बाद ये मैंने आपको ग्राफ बनवाए थे एनसीईआरटी के, ये साई वर्सेस आर का, साई वर्सेस आर, साई वर्सेस आर, 1s 2s 3s, और 1s 2s 3s के लिए साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ। साई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो देखो 1s में कोई नोड नहीं आएगा क्योंकि इसमें नोड बनता ही नहीं है, 2s में एक नोड आएगा 1s और 2s के बीच में, ये बन रहा। 3s में दो नोड आएंगे, 1s 2s के बीच में, 2s 3s के बीच में, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट, फिर ऐसे ही मैंने पी के और उसके सिखाए थे आपको, px का नोडल प्लेन कहां आएगा, yz प्लेन, py का xz, pz का xy, कर लोगे, और फिर बाकी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेना, हो जाएंगे ना। नेक्स्ट, ऐसे ही भाई dxy दे दिया, dxy का नोडल प्लेन कहां आएगा, दो आएंगे, कौन सा, एक तो yz और एक xz। dyz का कहां आएगा, xy और xz, dxz का xy yz, और ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, जो dx2 y2 होता है उसके एंगुलर नोड कहां थे, z एक्सिस के लोग, बट वो कहां पे आएंगे, बिटवीन x एंड y प्लेन, y एक्सिस, ठीक। और आपके dz2 में दो कोनिकल नोड होते हैं, ये फॉर्मूले से सोल्व करना सिखा रखा है। नेक्स्ट, इसके बाद एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली न्यूक्लियर अट्रैक्टिव चार्ज होगा, ठीक। इसमें जो एनर्जी ऑफ सेल है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है, वो ओनली n पे डिपेंड करेगी, देख लो, 1s से ज्यादा 2s, लेकिन 2s 2p की सेम, 3s 3p 3d की सेम। इसमें क्या होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होते हैं। तो 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p, तो इसमें एनर्जी क्या है, n पे भी डिपेंड करेगी और l पे भी डिपेंड करेगी, जो n+l रूल के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे। शिल्डिंग क्या होता है, जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड शिल्डिंग और स्क्रीनिंग। शिल्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी, s सब सेल की, उससे कम p सब सेल की, उससे कम d की, उससे कम f की। क्यों, क्योंकि s सब सेल सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होगा उसकी शिल्डिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक। और s सब सेल न्यूक्लियस के पास भी होगी तो उसमें वो छोटी रहेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो रिपल्सन ज्यादा होगा। फिर z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग के कारण आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे नेट न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, तो रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज को ही क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या z इफेक्टिव। और सेम सब सेल में अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है सेम सब सेल के लिए, एनर्जी ऑफ सब सेल घटेगा। नेक्स्ट, इसके बाद फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके अकॉर्डिंग, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो डिपेंड करता है n+l रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होल्ड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है विच मींस टू बिल्ड अप। तो अफबाउ क्या कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल का कहना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप किए जाते हैं। n+l रूल क्या कहता है, n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, किसी में n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये क्वेश्चन कराए थे दो बिल्कुल इजी, ये तो बल्कि ध्यान ही रख लो, ns से ज्यादा एनर्जी n-3g की, उससे ज्यादा n-2f की, उससे ज्यादा n-1d की, सबसे ज्यादा np की होती है, n की वैल्यू पुट कर देना।
नेक्स्ट, Pauli's exclusion principle क्या कहता है? No two electrons in an atom can have four all quantum number same. चारों क्वांटम नंबर सेम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के नहीं हो सकते, या ये बोलो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे बट विद अपोजिट स्पिन। हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब स्टार्ट करेंगे जब आपकी सब सेल हाफ फिल्ड हो। तो पी सब सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा? फोर्थ, डी में और एफ में एट। वेरी गुड। स्टेबिलिटी क्यों होती है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की? क्यों? ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हाफ फील्ड में टोटल एक्सचेंज कितने आएंगे? 10 और फुल फील्ड में 20। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? फुल फील्ड की, उससे कम हाफ फील्ड की, और बाकी रैंडम। आज सबसे पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए थे। इसमें अबव प्रिंसिपल को कौन वोलेट करता है? जहां पे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भरने से पहले आपने हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दिया, वहां पे अबव प्रिंसिपल वोलेट हो गया। यह पूछता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहां वोलेट हुआ? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर, या एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बट विद अपोजिट स्पिन। तो ये देखो सेम स्पिन में लिख दिया, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वोलेशन है। हॉर्न्स रूल किसमें वोलेट होता है? जिसमें आप क्या कर दो भाई, वो कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल टेक प्लेस डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। आपने देखो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करने से पहले ही पेयरिंग कर दी, ठीक? तो ये वोलेशन है। नेक्स्ट, ये बोला कि अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कंसीडर ना करें, लिथियम कॉन्फिगरेशन क्या होता? भाई पॉली ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस बात को हटा दो, फिर तो चाहे कितना ही भर दो। तो हम सारे के सारे किस में भरते हैं? S1s में, तो 1s3 हो जाता। अब बोला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 होता। 1s1 अगर होता है तो इसकी एनर्जी इसके जनरल कॉन्फिगरेशन से कम होती, यानी वो ज्यादा स्टेबल होता। बट फिर भी ऐसा 1s7 कॉन्फिगरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसको वायलेट करता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही हमें सब कुछ बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आपको मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती है, अल्कली मेटल हैलोजन हाईली रिएक्टिव क्यों है, एटम आपस में क्यों कंबाइन करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा, क्यों बनाएगा, कौन कलर्ड होगा, कौन कलरलेस होगा, कौन पैरामैग्नेटिक, कौन डायमैग्नेटिक, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, साइज, इन पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का इफेक्ट आता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सब किसके कारण है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के कारण है। इवन सम फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई सॉलिड लिक्विड गैस क्यों है, वो भी लगभग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? ये कॉन्फिगरेशन लिखे थे यार, कॉन्फिगरेशन 30 तक याद करने सबको आते हैं। इसमें दो ही है जो ध्यान रखने, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का होता है 3d5,4s1, यानी 4s जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है उसको भरने से पहले आपने 3d में इलेक्ट्रॉन डाल दिया हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। किसका वोलेशन किया इसने? अबव प्रिंसिपल का। और क्यों कर रहा है वोलेशन? क्योंकि हाफ फिल्ड 3d सब सेल बना रहा है जो कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। कॉपर का 3d10,4s1 होता है, तो इसने भी वोलेशन किया अबव प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन कर रहा है ड्यू टू फुल फिल्ड स्टब्स है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? पहला भी और चौथा भी, ठीक। अब ये इजी क्वेश्चन था, 2k8l9m2n, बोला इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या? सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, 21। हाँ अच्छा, 1 और 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 और 4 आएगा, सॉरी, ठीक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, एक किसके लिए लिख लेना आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता देना। इसमें कितने? 8 आएंगे, पी में 12 आएंगे, डी में 1 आएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनायन और कैटायन क्या है भाई? एनायन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, आउटर मोस्ट सेल में जाएगा। जैसे F का होता है 1s2 2s2 2p5, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2p में जाएगा। सिमिलरली अगर सल्फर है तो सल्फर का आउटर कॉन्फिगरेशन होता है 3s2 3p4, तो कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3p सब सेल में ही जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन s2 माइनस में 3p में जाएंगे। और कैटायन में जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। फीलिंग कैसे की वो नहीं देखना, आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, n जिसका ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलो कोई डाउट नहीं है? और जब यहां पे आप डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो ये ध्यान रखना पेयरिंग वाला पहले निकलेगा, सिंगल को मत निकालना, पेयरिंग वाला पहले निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका फॉर्मूला ये याद रखना आपको, न्यू इक्वल टू √n × n+2। ये आपके काम आता, वो नहीं आता, ठीक। ये फॉर्मूला है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिसका न्यू नॉन जीरो हो जाए। ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका न्यू ज्यादा, उसका पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? ज्यादा होगा। और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं? इनके उल्टे,
जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, n 0 होगा तो न्यू भी 0 होगा। दे आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। न्यू ध्यान रखो, जैसे आपको न्यू दे रखा था 1.73, इसका मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1, 2.84 2, 3 पॉइंट समथिंग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, न्यू है 4 पॉइंट समथिंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 पॉइंट समथिंग 5। तो ऐसे है ना, आप न्यू देखते ही आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, इससे क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिलेगी। अब ये पूछा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किसमें है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उसी का ज्यादा होगा। सेम क्वेश्चन ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका न्यू ज्यादा। अब ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिए, बोला इनका इलेक्ट्रॉन न्यू फाइंड आउट करो, नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अनपेड इलेक्ट्रॉन से आ जाएगा। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म कौन से का है, इसमें डरने की जरूरत नहीं होती, सीधा क्या करना है बोलो। ये मैंने SO4 6s2 होता है क्या, .6s2 या 7s2 होता है, इसमें चेक करना एक बार गूगल पे, 6s2 ही होता है मेरे ख्याल में, वो तो MgSO4 में होता है ना, है ना, चेक कर लेना फिर भी एक बार गूगल पे, करना कोई चेक, ये कर लोगे ना ऐसे, ठीक। इसमें बस आप ना मेटल आयन में देखना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसके बाद ये आयंस तरीके किसका 2.87 है, यानी किसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, ऐसे कर लोगे। न्यू √15 किसका है, तो ऐसे लिख लो, √15 कब आएगा, 3 into 5, 3 into 3 + 2 हो गया ना, तो n = 3, तो 3 देख लो इस पेयर में आ रहे हैं, ठीक। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इनका न्यू क्या आएगा दोनों का, √15। इसमें कौन से वैनिडी में कौन से कंपाउंड का न्यू = 1.73 होगा भाई, 1.73 यानी N1, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 किस में आएगा, तो आप वैनिडी में कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3d34s2, एक इलेक्ट्रॉन निकाला दो, 3d34s1, तो एक 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी निकाल दो, 3d3 बच जाएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तीसरा भी निकाल दो, 3d2, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, चौथा निकालो 3d1। Subscribe BY's Classes channel for NEET Chemistry guidance.